रात के 10 बज चुके हैं और मैं हूं आप सभी का अपना शावेज़ मलिक और हाजिर हूं आप लोगों के सामने फिर से एक क्राइम की कहानी को लेके, एक क्राइम की घटना को लेके। आज के दिन आप लोगों ने देखा होगा कि 8 बजे हमारा वीडियो आ जाता है, 8:30 बजे तक, लेकिन आज मैंने 10 बजे बोला है तो 10 बजे आ रहा है। तो सबसे पहले अगेन मैं आप लोगों से माफ़ी मांगना चाहूँगा क्योंकि इस समय घर पे कुछ गेस्ट आ जा रहे हैं। मम्मी की मैंने आप लोगों को पहले बता रखा है क्योंकि आप फैमिली हैं तो आपसे कुछ छुपा नहीं है। मम्मी के अचानक से एक्सीडेंट हुआ था जिसकी वजह से उनको काफ़ी चोट लगी थी। तो कई बार ऐसा होता है कि कुछ गेस्ट, मामा, फूफा, चाचा, ताऊ, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उनसे मिलने के लिए, उनका हालचाल पूछने के लिए आ जाते हैं। आप घर पर कोई गेस्ट आए और तुम उसके पास जाकर ना बैठो तो वो यही कहेगा कि बेटा बड़ा हो गया है तो उसके अंदर आदर्श नहीं है, रिश्तेदारों से बात नहीं करता है। तो यही सारी चीज़ें ध्यान में रखते हुए जो घर पर मेहमान, कुछ गेस्ट लोग आते हैं, अतिथि, तो उनसे बैठकर उनके साथ में बातचीत भी की जाती है। तो इसी वजह से आज का जो वीडियो है ये बहुत ज़्यादा लेट हो गया है। फिर सोचा गैप कर दूं, लेकिन फिर सोचा कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इंतज़ार करते हैं, कुछ को तो कहानी सुने बगैर नींद नहीं आती। तो सीधा सीधा आज की कहानी का रुख करते हैं। और दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसी कहानी है कि इस कहानी को अगर आप लोग सुनेंगे तो आप लोग सोचेंगे कि गुस्से में इंसान कभी कभी ऐसा कदम उठा देता है कि बाद में उसे पछताना पड़ता है। गुस्से में वो जो कुछ करता है तो सोचता है कि चलो सब कुछ ठीक कर लूँगा, ऐसा प्लान बना लूँगा, वैसा कर लूँगा, लेकिन बाद में जब चीज़ें ओपनली होती हैं और लोगों के सामने आती हैं और पुलिस जब पूरे केस का खुलासा करती है तो इंसान के पास में पछताने का भी समय नहीं होता। क्योंकि दोस्तों, आप उन कामों में पछता सकते हैं जिसमें आपने क्राइम ना किया हो, और क्राइम करने के बाद में तो आपको सज़ा मिलनी है। लिहाजा इसी तरीके से आज की इस घटना के अंदर भी हुआ। तो पूरी कहानी सिलसिलेवार तरीके से सुनाऊंगा, बस आप लोग इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और दोस्तों, बात करें अगर आज की घटना की, तो आज की घटना की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश का एक जाना माना ज़िला हरदोई, और इसी हरदोई में एक थाना पड़ता है पंचदेवरा थाना, और इसी पंचदेवरा थाना के अंतर्गत एक गाँव आता है अनंगपुर। ये जो अनंगपुर गाँव है, इसी गाँव के अंदर 28 नवंबर यानी अब से महज 4 से 5 दिन पहले 28 नवंबर को इस गांव की जो सुबह थी ये बहुत ज़्यादा नॉर्मल थी। चिड़ियाँ चहचहा रही थीं। गांव की सुबह अमूमन ऐसे ही होती है। शहर में आप उठते हैं तो आपको हॉर्न की आवाज़ सुनाई देती है, लेकिन गांव के अंदर आपको आज भी चिड़ियों की आवाज़ सुनाई देती है। लिहाजा 28 नवंबर की ये जो सुबह थी इस गाँव के लिए नॉर्मल थी। सुबह सुबह लोग अपने कामों पर जाने के लिए, खेतों पर जाने के लिए निकले थे। तो इसी अनंगपुर गाँव में एक पड़ोस में ही एक निर्माणाधीन मकान था। उस निर्माणाधीन मकान में जब कुछ काम करने वाले कुछ वर्कर लोग आते हैं तो देखते क्या है कि इस घर के अंदर एक शव पड़ा हुआ है। अब शुरुआत में तो लोगों को ये लगता है कि कोई शायद पी पाकर सो गया होगा यहाँ पर। अब चूंकि ठंड भी बहुत है तो ठंड के मौसम में ऐसे कोई कैसे सो जाएगा। लिहाजा जो लोग होते हैं वो उस व्यक्ति के पास जाने की कोशिश करते हैं जो पड़ा हुआ था, और जैसे ही उसे हिलाते डुलाते हैं तो समझने में देर नहीं लगती है कि इस व्यक्ति की हत्या कर कर शायद उसके शव को यहाँ पर फेंका गया है। लिहाजा ये जो खबर थी देखते ही देखते पूरे गांव के अंदर आग की तरफ फैल जाती है। खबर गांव के अंदर फैलती है, लोगों का हुजूम, लोगों की भीड़ उस निर्माणाधीन मकान में पहुँच जाती है। लोग तरह तरीके की बातें कर रहे हैं, लोग कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, लेकिन वहीं से कोई व्यक्ति तुरंत पुलिस को फ़ोन कर देता है। और पुलिस को जब फ़ोन किया जाता है तो जो पंचदेवरा थाने की पुलिस होती है उसको जब ये सूचना मिलती है कि अनंगपुर गांव में इस तरीके से हत्या कर दी गई, लिहाजा जो पुलिस होती है तुरंत अपनी गाड़ी उठाती है, और गाड़ी उठाने के बाद में तुरंत मौके पे पहुंचती है। जब पुलिस वहां पर पहुंचती है तो पुलिस को देखकर जो कुछ भीड़ होती है थोड़ी थोड़ी छटना शुरू हो जाती है। अमूमन ऐसा होता ही है क्योंकि लोग समझते हैं कि पुलिस आ गई है, वो अपना काम करेगी। लिहाजा जो लोग थे जो देख चुके थे वो जाने लगते हैं, लेकिन पुलिस वहाँ पर पहुँचती है। सबसे पहले जो घटना स्थल था उसकी बहुत ही बारीकी से समीक्षा करती है, घटना स्थल की समीक्षा करती है, साथ के साथ जो व्यक्ति था उसकी शिनाख्त करने की कोशिश करती है। तो उसकी शिनाख्त करने के लिए पुलिस सबसे पहले जो आस पड़ोस के जो लोग वहाँ पर इकट्ठा थे उन सब से पूछती है कि तुम में से कोई इस व्यक्ति को जानता है। तो ऑलरेडी वहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग थे जो रो रहे थे, क्योंकि ये जो व्यक्ति था गाँव का ही व्यक्ति था। तो पुलिस को ये जानने में ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है कि उसके परिवार के लोग भी वहाँ आ चुके थे। इस व्यक्ति का नाम अजय सिंह था, अजय सिंह जो कि गांव का ही रहने वाला था। अब पुलिस सारे लोगों के बयान लिखवाती है, अजय के घर वालों से पूछताछ करती है, क्या तुम्हारे बेटे की किसी से कोई दुश्मनी थी, कोई रंजिश थी?
घर वाले कहते हैं कि साहब अजय सिंह ऐसा तो नहीं था कि किसी से लड़ालू या फिर झगड़ालू किस्म का इंसान हो, सीधा साधा व्यक्ति था, ना किसी से कोई झगड़ा, ना आए दिन कोई बात होती, ना ऐसा कुछ। तो उसके बाद में पुलिस पूछती है कोई ज़मीनी विवाद, कोई पैसों का चक्कर, किसी से बहुत ज़्यादा करीबी, किसी से कुछ रिश्ते। लेकिन घर वाले सारे ही सवालों के जवाब देते समय यही कहते हैं कि साहब ना हमारी कोई इतनी ज़मीन ज़ायदाद है, ना कोई बिजनेस है, हम तो गरीब लोग हैं, कमाते खाते हैं, भला हमारी किसी से क्या दुश्मनी, क्या रंजिश, क्या लड़ाई, क्या पैसों का लेन देन। अब पुलिस वाले घर वालों के बयान तो लिखते हैं, लेकिन बयान लिखने के बाद में जो डेड बॉडी थी उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। अब दोस्तों इधर पोस्टमार्टम के लिए डेड बॉडी भेजी जाती है, इधर पुलिस के लिए सवाल ये था कि आखिर कत्ल किसने किया है, कातिल कौन है। लिहाजा घर वालों के बयान हो चुके थे, पड़ोसियों के बयान करवा लिए जाते, सारे ही लोग वही बताते हैं कि साहब हमने कुछ नहीं देखा। तो पुलिस वाले अब आस पड़ोस में ये देखने की कोशिश करते हैं कि कुछ सीसीटीवी कैमरा तो लगा है या फिर नहीं लगा है। लेकिन अमूमन जैसा कि हर केस में होता है, हमें गांव के अंदर सीसीटीवी कैमरा बहुत ही कम देखने को मिलते हैं, ना के बराबर। इसलिए पुलिस की जो ये वाला कदम था सीसीटीवी वाला, वो बिल्कुल भी बेकार जाता है। उसके बाद में पुलिस अब इस पूरे गांव में पूछताछ कर रही है, अलग अलग लोगों से पूछताछ कर रही है, लेकिन कहीं से भी पुलिस को कोई सबूत नहीं मिल रहा है। धीरे धीरे वक्त गुजर रहा है और पुलिस के पास में इस केस को खोलने के लिए अभी कुछ भी नहीं था। ना पुलिस को मोटिव पता चल रहा है, ना कातिल पता चल रहा है। लिहाजा पुलिस के लिए मुश्किल बड़ी थी। इधर जो घर वालों का प्रेशर था, गांव वालों का प्रेशर था, लगातार बढ़ रहा है। गांव के प्रधान भी प्रेशर डाल रहे हैं कि इस तरीके से ये केस हो गया, भैया खोलो। अब पुलिस कैसे खोले, ना तो कोई सीसीटीवी कैमरा है। लिहाजा पुलिस टेक्निकल टीमों की मदद लेती है और साथ के साथ अब पुलिस इस केस को खोलने के लिए पुराना पैतरा चलती है। पुराना पैतरा पुलिस ये चलती है कि इस गांव के अंदर पुलिस अपनी मुखबिर एक्टिव कर देती है, और जब मुखबिर इस गांव के अंदर एक्टिव किए जाते हैं तो पुलिस को पता चलता है कि ये जो व्यक्ति अजय सिंह जिसकी मौत हुई है, जिसकी हत्या की गई है, इसकी किसी के साथ में नज़दीकियाँ थीं। अब जैसे ही नज़दीकियों के बारे में पता चलता है तो पुलिस तुरंत उसके घर पर पहुँचती है। इस घर के मुखिया का नाम कमलेश सिंह होता है। कमलेश सिंह को उठाती है, इसकी पत्नी को उठाती है, सीधा पुलिस थाने लेके पहुँचती है। और पुलिस थाने पहुंचने के बाद में कमलेश और इसकी पत्नी से पुलिस सिर्फ एक ही सवाल करती है, बताओ तुमने अजय सिंह की हत्या क्यों की। अब जैसे ही ये बात कमलेश और उसकी पत्नी सुनते हैं कि अजय की हत्या में हमारा नाम आ रहा है, ये तो एकदम से सिहर जाते हैं। ये पुलिस से कपकपाते हुए लहजे में कहते हैं कि साहब अजय की हत्या से हमारा कोई लेना देना नहीं। लिहाजा पुलिस बार बार इनसे सवाल कर रही थी और बार बार पुलिस से ये यही कह रहे थे कि साहब हमारा अजय की हत्या से कोई लेना देना नहीं है, आप हमें फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस कमलेश से ये भी कहती है कि हमें पता चला है, सूत्रों से पता चला है कि जो अजय सिंह है उसकी तुम्हारी पत्नी के साथ में नज़दीकियाँ थीं। तो जो पत्नी होती है ये तुरंत इस बात को सिरे से नकार देती है और कहती है कि साहब इस मामले में न मेरा उससे कुछ लेना देना था, ना मेरे कोई उससे संबंध थे, ये बस मुझे बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। अब पुलिस मुखबरों की बात पर इतना यकीन भी नहीं कर सकती थी, न किसी से सख्ती से पूछताछ कर सकती थी। लिहाजा पुलिस यहाँ पर एक और गेम खेलती है और पुलिस इन दोनों लोगों से अलग अलग पूछताछ करती है। और अलग अलग पूछताछ करने के बाद में अब पुलिस जो थी वो कमलेश के पास पहुंचती है। कमलेश जो कि पति था और पत्नी थी एक, तो कमलेश से पुलिस पूछताछ में कहती है कि देखो तुम्हारी पत्नी ने सब कुछ सच सच बता दिया है और उसकी सज़ा हम कम करवा देंगे, लिहाजा तुम भी सब सच सच बता दो तो हम तुम्हें भी इसका बेनिफिट देंगे, इसका फ़ायदा देंगे। अब जब कमलेश ये बातें सुनता है तो कहीं ना कहीं कमलेश टूट जाता है, क्योंकि ये कोई पेशेवर कातिल तो थे नहीं, न कोई पेशेवर मुजरिम थे जो पुलिस की बातों में आ नहीं पाते। लिहाजा कमलेश पुलिस के सामने टूटता है और उसके बाद में इसकी पत्नी को भी बुलाया जाता है। इन दोनों को फ्रंट सीट पर बैठाया जाता है और फ्रंट सीट पर बैठाने के बाद में जब इनसे पूछताछ की जाती है तो एक ऐसी कहानी निकल के आती है जिसे सुनने के बाद में पुलिस भी दंग रह जाती है। दरअसल इस कहानी को जानने के लिए हमें थोड़ा वक्त में पीछे चलना पड़ेगा, और पीछे ये वो वक्त था कि जब कमलेश की शादी तय होती है। कमलेश के पड़ोस में ही अजय सिंह रहा करता था। अजय और कमलेश एक दूसरे को भली भांति जानते भी थे। कमलेश की शादी तय होती है और कमलेश की शादी होने के बाद में जब उसकी पत्नी उसके घर आकर रहने लगती है तो दोनों ही पति पत्नी बहुत अच्छी तरीके से अपनी ज़िंदगी व्यतीत कर रहे थे। लेकिन उसी समय अक्सर अजय जो था वो कमलेश के घर आया करता था। अजय कमलेश के घर आया करता था, बातचीत होती थी। तो कई बार ऐसा भी होता था कि कमलेश काम पर होता तब अजय घर पे आता। तो जो कमलेश की पत्नी थी इससे अजय मजाक किया करता था भाभी के रिश्ते से। दोस्तों हर रिश्ते में मजाक हो सकती है, लेकिन देवर भाभी का जो रिश्ता होता है, यानी कोई भी महिला, उसकी किसी से भी मजाक का कोई रिश्ता नहीं बनता है। और ये जो मजाक के रिश्ते होते हैं इनका अंजाम भयंकर बुरा होता है।
लिहाजा जो अजय सिंह था कमलेश की पत्नी से डबल मीनिंग बातें, मजाक, ये सारी चीज़ें किया करता था। और अब अजय सिंह कहीं ना कहीं कमलेश की पत्नी को मन ही मन में पसंद करने लगा था। और अजय सिंह ये सोचता था कि किसी तरीके से अगर वो कमलेश की पत्नी को अपने झांसे में ले ले तो उसकी ज़िंदगी बन जाएगी, क्योंकि कमलेश की पत्नी देखने में बेहद ही खूबसूरत थी, गोरी चिट्टी थी और ऐसी थी कि जैसे छू दो तो दाग लग जाए। अब इस तरीके से अजय सिंह के मन में ये चीज़ें भी आती कि कमलेश को कितनी खूबसूरत पत्नी मिल गई, तरह तरह की बातें उसके मन में आती। लेकिन दोस्तों अजय सिंह मन में ठान चुका था कि कमलेश की पत्नी को अपने झांसे में लेके रखे। इसलिए जब कभी भी कमलेश काम पर जाता, अजय सिंह बहाना बनाकर कमलेश के घर पे आ जाता। वो उसकी पत्नी से बातों बातों में, इशारों इशारों में बातें करने की कोशिश करता। एक बार वो अजय की पत्नी से कहता है कि भाभी तुम देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो। तो उसके बाद में कमलेश की पत्नी कहती है कि देवर जी तुम मजाक ना बनाओ। और इसी तरीके से जब ये बातें होती हैं तो अजय सिंह कहता है कि अगर तुम मेरी पत्नी होती तो तुम्हें मैं हीरोइन बना के रखता। इस तरीके से ये जब अजय की पत्नी से कमलेश की पत्नी से कहता है अजय सिंह, तो कहीं ना कहीं जो कमलेश की पत्नी होती है अब उसकी बातों में आ जाती है। उसके बाद में अजय अपनी मोहब्बत का इजहार कर देता है। कमलेश की पत्नी भी शायद इन्हीं सारी चीज़ों का इंतज़ार कर रही थी। उसके बाद में ये दोनों एक दूसरे के साथ में इंटीमेट होते हैं और सारी सीमाएं टूट जाती हैं। जो नहीं होना चाहिए था वो होता है। दोनों एक दूसरे के साथ में उसी समय शारीरिक संबंध बनाते हैं और उसके बाद अब ये जो सिलसिला था ये आम हो चुका था। आए दिन जब कभी भी कमलेश घर से बाहर जाता, जो कमलेश की पत्नी थी अपने पड़ोसी अजय को बुलाती, उसके साथ में शारीरिक संबंध बनाती। यही सारी चीज़ें सालों तक चलती रहती हैं। उसके बाद में ये होता है कि जो कमलेश की पत्नी होती है ये गर्भवती हो जाती है। अब जब गर्भवती होती है तो कुछ महीनों तक तो वो अजय सिंह के साथ में इंटीमेट होती है, शारीरिक संबंध बनाती है। लेकिन जब गर्भ का वो समय आता है कि जिस समय में पुरुष को दूरी बना के रखना चाहिए, तो उस समय वो अजय को अपने पास नहीं आने देती है। जब अजय को वो अपने पास नहीं आने देती है तो अजय उतावला होने लगता है। उसके बाद में वो समय भी आता है कि कमलेश की पत्नी को बच्चा भी होता है और बच्चा होने के बाद में इसी 28 नवंबर साल 2024 को जो अजय था ये कमलेश के घर पे पहुंच जाता है। थोड़ी देर वहाँ पे बैठता है, उसके बाद वापस आ जाता है। वापस आने के बाद में कुछ भांग की गोलियां खाता है। उसके बाद वापस से कमलेश के घर पहुंचता है और वहाँ पर कमलेश की पत्नी से इंटीमेट होने की कोशिश करता है, उससे शारीरिक संबंध बनाने की जिद करता है। कमलेश की पत्नी इनकार करती है। वो कहती है कि अभी मुझे डिलीवरी हुई है, मैं भला तुम्हारे साथ में कैसे शारीरिक संबंध बना सकती हूँ, क्योंकि डिलीवरी के बाद में कुछ समय तक तो महिला को रिकवर होने में लगता है। तो ऐसे में जो कमलेश की पत्नी थी इनकार करती है। अजय लगातार फोर्स करता है कि उसी समय जो कमलेश की पत्नी होती है ये अजय को धक्का दे देती है। और अजय को जब ये धक्का देती है तो अजय नशे में था, वो गिर जाता है। जैसे ही वो गिरता है तुरंत ये उसके ऊपर बैठ जाती है और अपने साड़ी के पल्लू से अजय का गला घोंटकर उसकी वहीं पर हत्या कर देती है। अब हत्या हो चुकी थी, शव वहीं पर पड़ा हुआ था, बच्चा रो रहा था कि शाम का वक्त हो जाता है। और शाम के वक्त कमलेश जो था वो काम से अपने घर लौट के आता है। जैसे ही वो घर लौट के आता है सामने अजय की लाश दिखता है, वो घबरा जाता है। वो अपनी पत्नी से पूरा माजरा पूछता है। तो जो उसकी पत्नी होती है ये कमलेश से कहती है कि अजय घर में आया था, मेरे साथ में ज़ोर ज़बरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था और मैंने उसको जान से मार दिया। ये बात कमलेश सुनता है तो उसको थोड़ा सा छाती उसकी चौड़ी भी होती है कि उसकी पत्नी इतनी अच्छी है। लिहाजा कमलेश अपनी पत्नी का साथ देता है और अजय की डेड बॉडी को उठाता है और पास ही में जो निर्माणाधीन मकान था, रात के समय में डेड बॉडी को वहीं पर फेंक कर वहाँ से 9-11 हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों कमलेश की पत्नी ने गुस्से में आकर अजय का कत्ल तो कर दिया था, साजिश के तहत उन्होंने फेंक भी दिया था। लेकिन दोस्तों क्राइम होता है, उसे छुपाया नहीं जा सकता। थोड़े दिनों तक धूल झोंकी जा सकती है लेकिन सच को छुपाया नहीं जा सकता। जो कमलेश की पत्नी थी पहले ही अगर वो अजय से दूरियां बना के रखती तो शायद ये नौबत ही ना आती और कत्ल करने की तो ज़रूरत ही नहीं थी। किसी से अगर दूरी बनाना चाहो तो समय रहते बनाई जा सकती है। तो लिहाजा दोस्तों कहने का मतलब यही है, इस कहानी से भी हमें यही सीख मिलती है कि जो अवैध संबंध होते हैं ये हमेशा बुरे ही होते हैं, कभी अच्छे नहीं होते। और अवैध संबंधों का जो अंजाम होता है ये हमेशा बुरा होता है। तो इस कहानी के बारे में आप लोग क्या कहना चाहते हैं? इसमें सबसे ज़्यादा गलती किसकी है, कमलेश की, अजय की, या फिर कमलेश की पत्नी की? आप लोग कमेंट्स करके ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। और कल के दिन आप लोग के कुछ कमेंट्स भी हैं, वक्त होता है कि आप लोग के कमेंट्स पढ़ लिए जाएं। सो दोस्तों हमारे चैनल पर जो कुछ कमेंट्स हैं इसमें सुनील त्यागी हैं, लिखते हैं आपका कहानी सुनाने का तरीका बहुत अच्छा लगता है, रेनू सुनील त्यागी, शाना बुलंदशहर से। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सतबीर है, लिखते हैं कहानी सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। सतबीर मुजफ्फरनगर से कहानी सुनते हैं, आपका बहुत शुक्रिया। शीलनिधि है, लिखते हैं दोनों ही कहानी अच्छी थी मलिक जी। तो शीलनिधि जी हरिद्वार से हमारी कहानी सुनते हैं, बहुत अच्छा, शुक्रिया आपका। उसके बाद में गोल्डन वाला करके आईडी है, लिखते हैं पहली कहानी अच्छी लगी, ये साउथ अफ्रीका से कहानी सुनते हैं।
तो मेरे सारे व्यूअर्स के एड्रेस मुझे याद हैं। और उसके बाद में अब्दुल अली हैं, लिखते हैं आज वाली वीडियो जो थी वो एकदम मिल गई। तो अब्दुल अली जी मुबारक हो, आपको नोटिफिकेशन मिलने लगी है। अशोक भाई शकिया हैं, लिखते हैं सुपर, तो भाई शुक्रिया। शमा सिद्दीकी हैं, लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम भाई, मैं आपकी कहानी हर रोज़ सुनती हूँ, अल्लाह आपको खूब कामयाबी से नवाजे, और मैं यूपी इलाहाबाद से हूँ। तो शमा सिद्दीकी जी बहन आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लईक अब्बास हैं, लिखते हैं सुपर स्टोरी, लईक अब्बास गुलिस्तानास बागपत यूपी से कहानी सुनते हैं, बहुत शुक्रिया। रविंद्र राजपूत हैं, लिखते हैं बहुत ही कम समय में अच्छी कहानी सुनाते हो, तो रविंद्र राजपूत जी आपका बहुत शुक्रिया। मेहताब मलिक हैं, हार्ट बनाते हैं भैया, बहुत शुक्रिया। हेमंत कोकरे हैं, लिखते हैं नमस्कार मलिक भाई साहब, तो भैया नमस्कार, और लिखते हैं यही दुनिया है भाई, आपका शुक्रिया। जावेद अंसारी हैं, लिखते हैं अल्लाह आपको सलामत रखे, मुझे अपनी वीडियो सुनकर अच्छा लगता है, तो जावेद अंसारी जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हारून अंसारी आगे लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम भाई, मैं आपकी कहानी दुबई से सुनता हूँ, तो हारून अंसारी जी आपका बहुत शुक्रिया। हसीबुल अंसारी हैं, लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम, नाइस स्टोरी, हसीबुल अंसारी दुबई से, तो भाई वालेकुम सलाम, आपका बहुत शुक्रिया कि आप दुबई से हमारी कहानी सुनते हैं। मोहम्मद उमैर करके आईडी है और ये लिखते हैं हाय सर, मैं दुबई से डेली सुनता हूँ, मैं यूपी बाराबंकी से हूँ, तो मोहम्मद उमैर जी आपका बहुत शुक्रिया। और अनिल कुमार है, लिखते हैं गुड स्टोरी जी, अनिल कुमार अमेरिका से कहानी सुनते हैं, तो भैया बहुत शुक्रिया। कुतुब पाकिस्तान है, लिखते हैं आदाब मलिक साहब, तो कुतुब पाकिस्तान जी आपका बहुत शुक्रिया। उसके बाद में रोमियो करके आईडी है, लिखते हैं नाइस फ्रॉम यूके से सुनते हैं, तो भैया बहुत शुक्रिया। सोहन लाल सेतिया है जो राजस्थान से कहानी सुनते हैं, बहुत शुक्रिया। आरब ब्लॉगर है, लिखते हैं सर कहानी दोनों ठीक है, संजय हैं इनका नाम, शुक्रिया। इसराइल सिद्दीकी हैं, लिखते हैं मैं मोहम्मद इसराइल सीतापुर से कहानी सुनता हूँ, भैया बहुत शुक्रिया। डॉक्टर AK अग्निहोत्री प्रयागराज से कहानी सुनते हैं। राजेंद्र कुमार लिखते हैं नमस्कार कैसे हैं आप, तो भैया नमस्कार, आप कैसे हैं। रहमत अंसारी हार्ट बनाते हैं, संजू यादव जी हार्ट बनाते हैं। सो ये आप लोगों के प्यारे प्यारे कमेंट्स थे, और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग कमेंट्स करते हैं, क्योंकि आपके कमेंट्स पढ़ता हूँ तो ऐसा लगता है कि लाइव आप लोगों से बात की जाए। अच्छा, कितने सारे लोग हैं जो बोल रहे हैं कि लाइव आना चाहिए, तो अगर आप लोग बोलेंगे तो मैं ऐसा करूँगा कि एक दिन लाइव आ जाऊँगा, और जिस दिन आप लोग बोलेंगे उस दिन लाइव आ जाऊँगा, क्योंकि मैंने महीने के एंड में वादा किया था तो आ नहीं पाया। और दोस्तों आप लोग ये बताइएगा कि कहानी सुनने में मज़ा आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है, और कुछ शिकायत है तो वो भी बताया करें। बहुत सारे लोग शिकायत करते हैं, मैं उनका कहा मानता हूँ, क्योंकि आप फैमिली की तरह हैं यार, और आप फैमिली हैं तो अच्छा भी लगता है कि आप मोटिवेट करते हैं, इंस्ट्रक्शन देते हैं, और एक तरीके से मुझे समझाते हैं, मुझे मोटिवेट करते हैं। तो आप सभी लोगों का प्यार बना हुआ है, ऐसे ही कहानी लाता रहूँगा, और उम्मीद यही है कि आप लोग हमारी कहानी से सावधान रहें, सतर्क रहें, क्राइम से दूर रहें। सो दोस्तों ये थी कहानी, और ये थे आप लोगों के प्यारे प्यारे कमेंट्स। मिलते हैं कल के दिन किसी और क्राइम स्टोरी के साथ में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, देश का ख्याल रखिएगा, परिवार के रिश्तों की अहमियत को समझिएगा। जय हिंद, जय भारत।